नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सोमवार शाम को दक्षिणी कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों में पहले पुलिस में काम करने वाला लश्कर का टॉप कमांडर इशफाक डार भी शामिल है और वहीं दूसरे आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। दक्षिण कश्मीर में स्थित शोपियान के चेक सादिक खान इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया था, जिसके बाद वहां आतंकवादियों के छुपे होने की भी सूचना मिली थी। तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और सुरक्षा बलों ने आतंकियों की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। और वहीं आपको बता दें कि आतंकी इशफाक डार साल 2010 में जम्मू कश्मीर पुलिस में शामिल हुआ था। इसके बाद वो साल 2017 में फोर्स छोड़कर भाग गया और आतंकी बन गया। पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर के दौरान आतंकियों को कई बार सरेंडर करने का मौका दिया गया। मुठभेड़ के बाद एहतियात के तौर पर इलाके में मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कोरोना महामारी के बीच पवित्र मक्का में शनिवार को हज की शुरुआत हो गई है। महामारी के दौर में यह दूसरी हज यात्रा है। शनिवार को जायरीनों का एक जत्था मक्का पहुंचा है और सोमवार यानी आज हज का तीसरा दिन है। इस बार महामारी को देखते हुए हाजी को कई तरह के सख्त नियमों का पालन करना पड़ रहा है। हज के दौरान अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन भी करना होगा। हालांकि इस बार पिछले साल की तुलना में अकीदतमंद की संख्या कुछ बढ़ी है, लेकिन अन्य सालों के मुकाबले ये संख्या बहुत कम हो चुकी है। इस बार सऊदी अरब ने 60,000 लोगों को हज पर आने की ही अनुमति दी है। इनमें भी सिर्फ सऊदी नागरिक को ही ये अनुमति मिली। इस बार हज यात्रा में वो 60,000 स्थानीय लोग शामिल हो पाए हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसके अलावा एक ऑनलाइन पूल के माध्यम से 50,000 आवेदकों में से कुछ लोगों को ही चुना गया है और हज करने वालों के लिए यह अनिवार्य शर्त रखी गई थी कि उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। इसके साथ ही हज करने वालों की आयु 18 से 65 साल के बीच रखी गई है और साथ ही ये भी शर्त थी कि उन्हें कोई पुरानी बीमारी ना हो। हज मंत्रालय ने कहा है कि इस साल की हज यात्रा को महामारी को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया, जिसके लिए उच्चतम स्तर की सावधानियां बरती जा रही हैं। और वहीं मंत्रालय के मुताबिक हर 3 घंटे में 6,000 लोग तवाफ करने के लिए प्रवेश करते हैं और वहीं प्रत्येक समूह के जाने के बाद सैनिटाइजेशन भी किया जाता है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि तीर्थयात्रियों को 20 के समूह में विभाजित किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके। और वहीं श्रद्धालु तवाफ करने के लिए मक्का की बड़ी मस्जिद की यात्रा करते हैं, जहां वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस्लाम में पृथ्वी पर इस स्थान को सबसे पवित्र बिंदु के रूप में माना जाता है। हज करने वाले इसके 7 चक्कर लगाते हैं। इसके बाद वे आसपास के दूसरे पवित्र स्थलों को 5 दिवसीय तीर्थ यात्रा करते हैं। शनिवार रात भारी बारिश की वजह से मुंबई के भांडुप का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जलमग्न हो गया है, जिसकी वजह से उसने काम करना बंद कर दिया था। वहीं मुंबई वासियों के सामने पानी आपूर्ति की दिक्कत खड़ी होना शुरू हो गई थी, लेकिन अब यह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो गया है। इस प्लांट में मौजूद नए और पुराने दोनों ट्रीटमेंट प्लांट को बारी बारी से शुरू किया गया है और मुंबई के अलग अलग इलाकों में पानी की आपूर्ति धीरे धीरे शुरू की जा चुकी है। दरअसल भांडुप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में शनिवार रात तेज बारिश की वजह से
पानी भर जाने की वजह से बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से प्लांट को भी रोकना पड़ा। लेकिन जब परिसर से पानी निकाला दिया गया, उसके बाद प्लांट को धीरे धीरे शुरू करने की प्रक्रिया की गई और पानी की आपूर्ति की शुरुआत हुई। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बंद होने की वजह से मुंबई के खारडाडा, मोगड़ापाड़ा, मारेपाल यारी रोड, मडर, गांधीनगर, बिंबिसार, ठाकुर संकुल, लोखंडवाला, तहसील तुलसी पाइप, बापट मार्ग परिसर, NM जोशी मार्ग, बायखल्ला, दादर, महिमा, धारावी, महालक्ष्मी जैसे कई इलाकों की पानी आपूर्ति बाधित हो गई थी। लेकिन यहां पर धीरे धीरे पानी सप्लाई फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेगासस सॉफ्टवेयर मामले को लेकर सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम जानते हैं कि वह हमारे फोन में क्या पढ़ रहे हैं। आपको बता दें, दिन द गार्जियन ऑफ वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दुनिया की कई सरकारें खास पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, बड़े वकीलों समेत कई बड़े हस्तियों की जासूसी करवा रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। और वहीं भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। वहीं राहुल गांधी ने इस पर पूरे मामले को लेकर ट्वीट भी किया और सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि वो हमारे फोन में क्या पढ़ रहे हैं। राहुल ने बिना ज्यादा कुछ कहे अपना वार सरकार पर कर दिया। बता दें कि द गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट के दावे के मुताबिक देश में 40 से ज्यादा पत्रकार, 3 प्रमुख विपक्षी नेताओं, एक संवैधानिक प्राधिकारी, नरेंद्र मोदी सरकार में 2 पदासीन मंत्री, सुरक्षा संगठनों के वर्तमान और पूर्व प्रमुख और अधिकारी और बड़ी संख्या में कारोबारियों की जासूसी की गई है। और वहीं बता दें, भारत सरकार की ओर से इन सभी आरोपों को गलत ठहराया गया है और कहा गया कि यह भारतीय लोकतंत्र की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की पंजाब इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। गांधी ने राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कड़ी आपत्ति के बावजूद ये फैसला लिया है। इस बीच अध्यक्ष बनने पर नवजोत सिंह सिद्धू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सिद्धू ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का आभार जताते हुए कहा कि मेरी यात्रा अब शुरू हुई है। और नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके कहा, मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का आभारी हूं। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा, पंजाब मॉडल और हाईकमान के 18 सूत्रीय एजेंडे के माध्यम से हम जीतेंगे पंजाब के मिशन को पूरा करने के लिए कांग्रेस परिवार के हर सदस्य के साथ काम करेंगे और मेरी यात्रा अब शुरू हुई है। इतना ही नहीं, सिद्धू ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ अपने पिता की एक तस्वीर भी शेयर की है। उन्होंने लिखा है, समृद्धि, विशेषाधिकार और स्वतंत्रता को न केवल कुछ लोगों के बीच बल्कि सभी के साथ साझा करने वाले मेरे पिता एक कांग्रेस कार्यकर्ता शाही घराने को छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। देशभक्ति के लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। फिर किंग्स एमनेस्टी से राहत मिलने के बाद वे DCC के अध्यक्ष, विधायक, MLC और एडवोकेट जनरल बने। और वहीं आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सिद्धू की सहायता के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति की है। और ये नियुक्तियां पार्टी में आंतरिक कलह के बाद हुई हैं, जिससे पार्टी की प्रदेश इकाई सिंह और सिद्धू के प्रति निष्ठा रखने वाले गुटों में विभाजित हो गई है। पंजाब में 2017 के पिछले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए सिद्धू ने पिछले कुछ दिनों में समर्थन जुटाने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं और कई विधायकों और नेताओं से मुलाकात भी की है। यूपी की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है। सोमवार सुबह ही डॉक्टरों की एक टीम जेल के अंदर उनका इलाज करने के लिए पहुंची है।
ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद अब आजम खान को सीतापुर के जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज चलेगा। और सोमवार सुबह से ही सीतापुर जेल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। और वहीं आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही आजम खान को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था, जहां करीब 2.5 महीने तक उनका इलाज चला था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक बार फिर उन्हें सीतापुर जेल में ही ले जाया गया था। और वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज आजम खान पिछले साल फरवरी से ही सीतापुर की जेल में हैं और अवैध जमीन कब्जा ने फर्जी कागजात पेश करने समेत अन्य कुछ मसलों में उन पर केस चल रहा है। आजम खान के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला भी इस वक्त जेल में ही है। हालांकि आजम खान की पत्नी ताजीन को जमानत मिल गई है। छत्तीसगढ़ में की राजधानी विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का नया विवाद खड़ा हो गया है। सर्वे आदिवासी समाज के एक धड़ेले ने रविवार को राज्यपाल अनुसुईया उड़के से मुलाकात कर सरगुजा क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों के गलत परिसीमन होने की शिकायत की है। उनका आरोप है कि गलत परिसीमन की वजह से आदिवासियों की बहुलता के बावजूद ये सीटें सामान्य रह गई हैं। इन 4 सीटों में स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव की सीट भी शामिल है और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरविंद नेताम की अगुवाई में सर्वे आदिवासी समाज के सोहन पोटाई धड़े ने राज्यपाल से मुलाकात की है। और सर्वे आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष बीएस रावटे ने बताया कि अंबिकापुर, प्रेमनगर, भटगांव और मंदरेगढ़ विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य हैं। ये चारों सीटें आदिवासियों के लिए ही आरक्षित होनी चाहिए। और वहीं आदिवासी समाज का ये रुख अंबिकापुर विधानसभा सीट के पारंपरिक रूप से चुने जा रहे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को असहज कर सकता है। बैतूल जिले के गोड़ा डोंगरी इलाके में एक तांत्रिक द्वारा दंपति को जिंदा जलाए जाने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस हादसे में पति की मौत भी हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल है। बताया गया कि तांत्रिक ने दंपति को कुछ रुपए उधार दिए थे, जिनके ना लौटाने से आरोपी नाराज था। इसी के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और घटना गोड़ा डोंगरी इलाके के सालीढाना गांव की है। पुलिस के मुताबिक गांव में रहने वाले रामराव धुर्वे और उसकी पत्नी रामबाई धुर्वे सब्जी बेचने का काम करते थे। थाना झल्लार के टेमोरिनी निवासी बाबा मोतीनाथ खुद को आदिवासी समाज का संत बताता है। उसने महिला रामबाई को गुरु बहन बनाया हुआ था। हालांकि कुछ दिन पहले रामबाई ने अपने पहले पति को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। इससे बाबा मोतीनाथ नाराज था। इसके अलावा बाबा मोतीनाथ ने 1 साल पहले महिला को घर बनाने के लिए 11,000 रुपये उधार दिए थे। जब बाबा ने महिला के दूसरे पति यानी कि रामराव धुर्वे से वे रकम वापस मांगी तो रामराव ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और गोली मारने की भी धमकी दी। इससे बाबा इतना नाराज हो गया कि उसने दोनों को जान से मारने की योजना बना डाली। बाबा देर रात दंपत्ति के घर पहुंचा, जहां सभी सोए हुए थे। इसके बाद आरोपी तांत्रिक ने सो रहे दंपत्ति पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। दंपत्ति की चीख की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दंपत्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात पति की मौत हो गई और महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर रविवार का असर रहा। रोजाना हो रहे 40,000 टेस्ट की संख्या 26,833 हुई है, तो मरीजों की संख्या भी घट गई है। राज्य में केवल 165 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 43 मरीज केवल जांजगीर, चांपा, रायपुर
और दुर्ग जिलों से सामने आए हैं। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को राज्य की संक्रमण दर 0.6% रही। और वहीं राज्य में सर्वाधिक 17 मरीज जांजगीर चांपा जिले में मिले हैं। इनको मिलाकर जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 325 हो गई है। और शनिवार को जांजगीर चांपा जिले में 26 मरीज मिले थे और रायपुर में 16 मरीज मिले। यहाँ इस वक्त 221 सक्रिय मरीज हैं। एक दिन पहले रायपुर में 19 नए मरीज मिले थे। वहीं दुर्ग में नए मरीजों की संख्या 10 रही और शनिवार को दुर्ग में 18 मरीज मिले थे। अभी वहां सक्रिय मरीजों की संख्या 157 है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दायर कर दिया है। यूपी सरकार ने कहा है कि इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। यूपी सरकार के वकील वैद्यनाथन ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि सभी कांवड़ संघ यात्रा स्थगित करने के लिए तैयार हैं, इसलिए इस साल यात्रा नहीं होगी। यूपी के वकील वैद्यनाथन ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने बैठक बुलाई, सभी कांवड़ संघ यात्रा स्थगित करने को तैयार हैं, इसलिए इस साल यात्रा नहीं होगी। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में इस साल कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। और अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अपील के बाद कांवड़ संघों ने यात्रा रद्द करने का निर्णय लिया है और कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी थी और 25 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। सावन का महीना भगवान शिव और उनके उपासकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव को खुश करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ किसी पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं और इन्हीं टोकरियों में गंगा जल लेकर वापसी लौटते हैं। इस कावड़ को लगातार यात्रा के दौरान अपने कंधे पर रखकर यात्रा करते हैं। इस यात्रा को कावड़ यात्रा और यात्रियों को कावड़िया कहा जाता है। पहले के समय लोग नंगे पैर या पैदल ही कावड़ यात्रा करते थे, हालांकि अब लोग बाइक, ट्रक और दूसरे साधनों का भी इस्तेमाल करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A पर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने इस पर एक नई बहस शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर गहरी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के वास्ते महात्मा गांधी जैसे लोगों को चुप कराने के लिए ब्रिटेन सरकार शासनकाल में इस्तेमाल किए गए प्रावधानों को समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने ये टिप्पणी धारा 124A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक पूर्व मेजर जनरल और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिकाओं को सुनते हुए की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज राजद्रोह का मामला रद्द करने का आदेश दिया था। कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्षी नेताओं ने इसका स्वागत किया है और सरकार पर हमला भी बोला। उच्चतम न्यायालय के इस रुख पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हम उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इस कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। और वहीं दूसरी ओर इस धारा के तहत दर्ज केस और उनमें हुई सजा को लेकर भी चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। आपको जानकार कर हैरानी होगी कि 2014 से 2019 के बीच 326 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से महज 6 लोगों को सजा दी गई है। और वहीं गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2019 के बीच राजद्रोह कानून के तहत कुल 326 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सबसे अधिक 54 मामले असम में दर्ज किए गए। इन मामलों में से 141 में आरोप पत्र दायर किए गए, जबकि 6 साल की अवधि के दौरान इस अपराध के लिए महज 6 लोगों को ही दोषी ठहराया गया। गृह मंत्रालय ने अभी तक 2020 के आंकड़े एकत्रित नहीं किए हैं।
देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज स्थिरता देखने को मिल रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक आज भी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101.84 रुपये जबकि डीजल का दाम 89.87 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107.83 रुपये और डीजल की कीमत 97.45 रुपये प्रति लीटर है। और वहीं कोलकाता में पेट्रोल का दाम 102.8 रुपये जबकि डीजल का दाम 93.2 रुपये लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 100 के पार है। यहाँ पेट्रोल 102.49 रुपये लीटर है जबकि डीजल 94.39 रुपये लीटर बिक रहा है। पेट्रोल के दाम में 4 महीने के बाद से 41 बार बढ़ोतरी हुई है जबकि डीजल के दाम 37 बार बढ़े और एक बार कम भी हुए हैं। लगातार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, बिहार और पंजाब सहित 15 राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर चले गए हैं। और वहीं यूपी और हरियाणा के कुछ जिलों में भी पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से महंगा हो चुका है। डीजल राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर को पार कर गया है। इस बुलेटिन में इतने ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।